जीत नहीं सकता है। मेरे पास इतनी ताकत है कि हर आदमी मेरे सामने थर थर कांपता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मेरे सामने एक प्रॉपर मिलिट्री वाला एक कंट्री आ जाए जो 2000 किलोमीटर दूर से मेरे ऊपर अटैक करे तो मेरी हालत क्या होगी, मुझे बचाएगा कौन। 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईरान, 10 करोड़ की आबादी, और कहा 1 करोड़ की आबादी है, 90 लाख की आबादी, इसमें 70 लाख जूस हैं। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है टोटल उसका। तो खतरे तो हर टाइम रहेंगे उसके लिए। लेकिन इस बार जो ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है, तेल अवीव के अंदर, नेवोटिम के अंदर, हाइफा के अंदर, वो रेटल कर गया सबको। उसने एक्चुअली यह हाल कर दिया कि नेतन्याहू की टांगे कांप रही हैं इस टाइम, होठ भी कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसको झटका कहां से लगा है। उसे लगता था कि ईरान भी एक हूती या हमास या हिजबुल्ला है, और उसको मैं F-35 भेज के जितना चाहूं उतना बारूद भर के इनको उड़ा दूं और मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पहली बार जब उसने अपनी आंखों के सामने नुकसान होते हुए देखा है तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। उसके प्रेसिडेंट हरजोग तो अब रो रहे हैं बैठ के कि मैं शोक में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं, हमारे कंट्री को एक नजर लग गई है, किसी ने हिट कर दिया है, हमारी इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई थी। एक और शहर के मेयर ने कहा कि मैंने इतना डिवास्टेशन, इतनी बर्बादी अपने मुल्क में कभी नहीं देखी, ये तो रियल वॉर है और वी आर सफरिंग राइट नाउ। तेल अवीव की सड़कों पर शौक खौफ है, हाइफा की सड़कों पर खौफ है। धुआं, आग, बर्बादी, धराशायी हुई इमारतें, गिरी हुई इमारतें, इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा। और ये देखिए आपके सामने ये नजारे मैं दिखाता हूं, धू धू करके जलती हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए मकान। एक बार को तो आभास हुआ कि ये गाजा की बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, अब तो आप हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर और कुछ और शहरों के अंदर, इसराइल के अंदर ही आप गाजा देख सकते हैं। तो पहली बार इसराइलियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि बर्बादी क्या होती है। दूसरों के घर तो आपने उजाड़ दिए, आपने गजा के 50-55 हजार लोगों को मार दिया अनऑफिशियली, वैसे तो 1 लाख से ऊपर को मारा है। तो आपको उसका दर्द नहीं होता, आपके 2 आदमी मरते हैं तो आपको दर्द होता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। हर कोई खौफ में है और हर जगह मलबा है, हर जगह एक सड़ांध है, यानी कि बदबू है। सुबह से लेके शाम तक सायरन बजते रहते हैं। जो जिंदगी है बर्बाद हो चुकी है, बिजनेस ठप हो चुका है, होटल बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोग 24 घंटे बंकर में रहने को मजबूर हैं। उनके पास खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई है। और उन्होंने सोचा कि अभी तो हम ईरान को दहशत में डाल देंगे, उनको हमने बहुत सारे कमांडर मार दिए तो अब तो वो हमें सरेंडर कर देंगे और वो जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन अंदाजा गलत हो गया। जंग के मैदान में कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर दुश्मन को कमजोर समझा तो समझो वहीं पर आपकी हार है। ये ठीक है कि ईरान की टॉप लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, मारी गई, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, लेकिन वो उससे बाहर निकल आया और तुरंत नई लीडरशिप पैदा करके उनके हाथ में कमान सौंप दी। और जिस ढंग से हर रात को 100, 80, 50 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वो दाग रहा है, इससे पता लगता है कि उसका रिजॉल्व, उसका करेज कितना बड़ा है। लोग जब सुबह उठते हैं और सुबह देखते हैं, बंकर से जरा से बाहर झांक के देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि चारों तरफ मलबा ही मलबा, चारों तरफ आग ही आग, चारों तरफ बर्बादी का आलम है। और लोग खौफ में दिख रहे हैं। लोग बाहर निकलते हैं, सोचते कहीं से कोई खाने पीने की चीज मिल जाए, कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। और सिर्फ तेल अवीव के अंदर ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, 4, यानी कि बाकियों को तो ऊपर रोक दिया गया। और बंकर में एक छिपी हुई महिला ने बताया कि नीचे जो धमाके थे उनकी आवाज महसूस की जा रही थी और बहुत तेज थी, और इमारतें गिर गई और ऐसा लगा कि पूरी धरती कांप रही है। हर कोई खौफ में था। यहाँ के लोगों ने क्या कहते हैं कि नाक बंद कर रखी थी कि पूरा का पूरा बारूद की जो बदबू है हवा में, वो उनकी नाक में, उनके फेफड़ों में न चली जाए। इजरायली घायल होते जा रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं, और कई लोग मर चुके हैं। 30-40 तो मर भी चुके हैं, सैकड़ों घायल हो चुके हैं, अस्पताल भरे हुए हैं उनसे। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ ईरान के लोग ही घायल हुए हैं, ईरान के लोग ही मारे जा रहे हैं, ये इजराइल के लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ईरानी हमले में ऑफिशियली तो कहा जा रहा है कि 20-30 ही मरे गए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। आ, कई जो एनालिस्ट हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो हैं, उनका कहना है कि इसराइल ने ईरान को
अंडर एस्टिमेट किया। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी लीडरशिप का खात्मा करने के बाद भी ईरान इस तरह से उठकर खड़ा हो जाएगा। और खास तौर से उनको लगा था कि वो ईरान की कमांड को खत्म करके ईरान को सरेंडर करने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन ईरान जिस ढंग से क्या कहते हैं कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर आगे जा रहा है, वो अपने आप में इस समय क्या कहते हैं कि नेतन्याहू को परेशान कर रहा है। और नेतन्याहू के इसलिए जो क्या है कि उसकी टांगे और हाथ कांप रहे हैं, उसके बोल कांप रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं किसके इस पास जाके अपनी बात कहूं। ये सारी की सारी चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो अपने आप पे परेशान करने वाली है और बेहद परेशान करने वाली है। कभी कोई सोच नहीं सकता था, अमेरिका नहीं सोच सकता था कि कोई कंट्री इसराइल के सामने टिक सकता था। उसको एक इनविंसिबिलिटी का आभास हो गया था कि मुझे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। और ऊपर से नेतन्याहू ने एक नया खौफ फैलाना शुरू कर दिया, डर कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है और 2 बार उसकी हत्या की कोशिश कर चुका है। ये एक्चुअली अमेरिका को जंग में खींचने का प्रयास है, खासतौर से नेतन्याहू की तरह, कि कैसे भी करके अमेरिका को इस जंग में उतारा जाए। लेकिन अमेरिका हथियार तो दे रहा है, लेकिन फिलहाल अपने जो सैनिक हैं, जो मिलिट्री है, उसको वहां तक नहीं दे रहा है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को सालाना 3600 तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं और 3 साल के अंदर उनके पास 10,000 मिसाइलें और बाद में 20,000 मिसाइलें उनके पास करने के इरादे हैं। हालांकि ईरान ने बार बार कहा कि हमने एटम बम ना बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इस ढंग से आप ईरान की बर्बादी करोगे तो फिर वो एटम बम भी बनाएगा और आपको बताएगा। लेकिन समझ में नहीं आया कि ये सारी की सारी जो स्टोरी निकल के आ रही है नेतन्याहू की कि वो ट्रंप को मार देना चाहते हैं, ये एक अजीब सी कहानी है, जिसका मतलब है कि लोगों के अंदर एक, अब नेतन्याहू का जो विश्वास खत्म होता चला जा रहा है, वो डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फियर फियर फैक्टर होता है, वो फियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम डरो, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है, ये एग्जिस्टेंस जो है वो इसराइल का वो खतरे के अंदर आ चुका है। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि वो डर के लोगों को डराकर अपना जो शासन है उसको कंटिन्यू रखना चाहता है। नेतन्याहू जो है दरअसल अपनी जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है सिर्फ उसको बढ़ाना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसका और कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि अब जो भी होगा और जैसे भी होगा, लेकिन इस समय एक चीज तो पक्की है कि जो नेतन्याहू ने ईरान का जो न्यूक्लियर किला था उसको वो भेद नहीं पाया अभी तक। और इवन जो उसके जो बंकर बस्टर बम्स हैं वो भी देखा जाए तो वो उसको अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। अदरवाइज तो फिर वहां पर रेडिएशन फैल जाता था और तबाही हो जाती थी। लेकिन फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उससे तेल अवीव, हाइफा और कई शहर इस समय पूरे दहल चुके हैं और उनकी हालात बहुत खराब हो गए हैं। ये एयर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे मुझे लगता है कि वो कर नहीं पा रहा है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसराइल के अपने ईरान के अंदर है वो है फोर्डो का न्यूक्लियर जो प्लांट है, जो कि तेहरान से 100 मील दूर एक पहाड़ी के अंदर करीब करीब 100-150 मीटर 200 मीटर तक नीचे तक क्या कहते हैं कि वो छुपा हुआ है। अब इसके लिए एक मदर ऑफ ऑल बम्स की जरूरत होगी, मदर ऑफ ऑल बम्स की, और जिसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर से गिराया जा सकता है। इसलिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बार बार अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि तुम ये बम गिराओ, तुम ये बम गिराओ। अब सुनने में आया है कि ये सारा का सारा जो हिस्सा, जो माइंस है सारी की सारी, ये एनरिचमेंट प्लांट जो है, ये करीब करीब 100 मीटर जमीन, ऊपर पहाड़ भी है, उसके नीचे क्या कहते हैं कि सुरंगे हैं। तो 100 मीटर यानी कि करीब करीब 300 फुट से भी ज्यादा वो नीचे है, और कोई दुनिया में ऐसा बॉम्ब नहीं है जो उसको कर सके। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर क्या कहते हैं मटेरियल, जो यूरेनियम होता है, उसको एनरिच करने का प्लांट है, और इसी को इस समय इसराइल बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन इसराइल के पास वो पावर नहीं है। अमेरिका के पास फोर्डो को नष्ट करने की कुछ पावर है, लेकिन अमेरिका के पास फिलहाल वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इसराइल के कहने में आके B-2 बॉम्बर को ईरान के खिलाफ यूज करे। मुझे लगता है कि इसराइल के पास जो GBU-28 और GBU-31 जैसे बंकर बस्टर हैं, वो मुश्किल से 10 मीटर की गहराई तक जाके काम कर सकते हैं। लेकिन फोर्डो को नष्ट करने के लिए कम से कम 100 मीटर 80 मीटर वाले बम चाहिए, और वो दुनिया में सिवाय थोड़ा बहुत जो है वो भी अमेरिका के पास है, इसके अलावा और कोई नहीं है। GBU-57A और GBU-57B
वो एक मदर ऑफ ऑल बम्स के रूप में जाना जाता है। ये 6 मीटर से ज्यादा लंबा है, 14,000 किलो का बम है, 24,000 किलो का वॉर हेड है, और उसमें जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है, और 60 मीटर तक को ये आराम से तोड़ सकता है, और जो कंक्रीट की वॉल है। लेकिन अल्टीमेटली क्या अमेरिका ये हिम्मत करेगा कि आप सीधा इस वॉर में उतारे? क्योंकि B2 बॉम्बर तो उसी के पास है। अगर B2 बॉम्बर का वो यूज करता है तो इसका मतलब एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि भाई वो इस वॉर में शामिल हो गया है, और वही वो नहीं चाहता है। चीजें उलझी हुई है काफी इस समय। G7 में अभी आज रात से मीटिंग है, तो काफी चर्चाएं होंगी, देखते हैं क्या होता है, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन G7 के अधिकतर मुल्क जो हैं वो इस समय इसराइल के साथ खड़े हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि भारत के मोदी जी वहां पर जा रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ खड़े होंगे। लेकिन ईरान का सेक्रीफाइस कर देना इंडिया के लिए कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारने जैसा है। एक डिप्लोमेटिक हिमालयन